एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक और टॉपिक मार्केटिंग मिक्स को। यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग मिक्स के बारे में पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो सारा कुछ क्लियर हो सके। इसके साथ ही इसके जितने भी पहले के टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। The marketing mix refers to the ingredients or the tools or the variables which the marketer mixes in order to interact with a particular market। तो मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्या है? वो एक इंग्रेडिएंट है, या तो वो एक टूल है, या तो वो एक वेरिएबल है। हमको कुछ भी इसको बोल सकते हैं, चाहे तो वो एक इंग्रेडिएंट है, चाहे वो टूल्स है, चाहे वो वेरिएबल्स है। किसी भी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, जो कि क्या करता है मार्केटर यूज़ करता है, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्या कर सके, पर्टिकुलर मार्केट में लेकर के आ सके और कस्टमर के साथ क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। देखिए अल्टीमेट गोल वही होता है कि कस्टमर के साथ उनका इंटरेक्शन होना। तो जिस तरीके से या जिस वे में पर्टिकुलर मार्केट में क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, वो किसी भी तरह से हो सकता है मार्केटर का। तो वो जो चीज़ यूज़ करता है, चाहे वो इंग्रेडिएंट हो, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो, किसी भी तरह से जो होता है हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट को हम लोग को क्या करना है, सेल करना। जाहिर सी बात है जब तक हम उसके बारे में कस्टमर को नहीं बताएंगे, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट को लेकर के, तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा और वो क्या करेंगे, परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इंटरेक्ट करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना, तो सबसे पहले क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, फिर एक प्लेस चाहिए जहाँ पे क्या होता है, उनका इंटरेक्शन होता है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक प्राइसिंग भी होना चाहिए, उसको प्रमोट करना है। अब लोगों को बताना एक तरह से क्या है, वो प्रमोशन का ही टेक्निक्स होता है। वो अलग अलग वेज में क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को बताते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट और थ्रू एनी अदर फॉर्म्स और एनी अदर टूल्स, टेक्निक्स, इंग्रेडिएंट्स, ये सब चीज़ों का वो यूज़ करते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, पर्टिकुलर मार्केट के साथ वो अपना इंटरेक्शन कर सके, इंटरेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट फॉर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। तो जो फर्म है, जो भी मार्केटिंग टूल्स का यूज़ करता है जिससे कि वो टारगेट मार्केट को क्या कर सके, अचीव कर सके, टारगेट मार्केट में जो उस फर्म का ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर सके। मतलब जो भी वो मार्केटिंग टूल्स का क्या करता है, यूज़ करता है, जिससे कि जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसको परस्यू कर सके, उसका अच्छी तरह से यूज़ कर सके, अच्छी तरह से जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या कर सके, पूरा कर सके अपने टारगेट मार्केट में। अब वो कैसे पॉसिबल होगा, थ्रू, सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तब मेन मकसद क्या होता है, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, कस्टमर तक उसके बारे में बताना, ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती, बहुत सारे टूल्स इन्वॉल्व होता है, जिससे के थ्रू क्या होता है कि टारगेट मार्केट में प्रोडक्ट लेकर के जाया जाता है, जिससे कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उस फर्म का वो अचीव किया जा सकता है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है फिलिप कोटलर के द्वारा। तो डेफिनेशन आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में कि आखिर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तब तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं मार्केटिंग मिक्स से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। पहला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। दूसरा होता है क्या है, प्राइस। अब अगर प्रोडक्ट है तो कुछ ना कुछ प्राइस तो लगाएंगे ही, उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि फ्री का बेच देंगे, या फिर कोई ऐसा भी नहीं कर सकते कि 10 रुपये का सामान है तो 100 में बेच दो, या 100 रुपये का सामान है तो उसको 10 में बेच दो, ये भी चीज़ नहीं कर सकते। तो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेस, कि बेचना कहाँ पे आखिरकार। ऑनलाइन भी अगर बेच रहे हैं तो ऑनलाइन भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई वेबसाइट होना चाहिए जिसके थ्रू क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, या तो फिर कोई लोकल शॉप पे बेचना है, कहाँ बेचना है, वो सारी चीज़ें भी क्या होती है, एक तरह से टूल की तरह काम करती है। और लास्ट हो जाता है यहाँ पे प्रमोशन। क्या हो जाता है, प्रमोशन, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, जिससे कि लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में जानें और उस चीज़ को परचेज़ करें। तो मार्केटिंग मिक्स कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस और चौथा है प्रमोशन। तो चलिए डिटेल में सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट। आखिर प्रोडक्ट होता
क्या है, प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट जो एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का, वो क्या होता है, वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, जो कि ऑफ़र किया जाता है कस्टमर को ताकि उनके नीड को हम लोग क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो प्रोडक्ट एलिमेंट क्या हो गया, वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। और ये क्यों होता है, ताकि कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको ये चीज़ ऑफ़र किया जाता है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या मार्केटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, यूटिलिटीज़ ऐड करने का कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट में, ताकि क्या हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके और जो उसके कॉम्पिटिटर्स है उससे वो क्या कर सके, विन कर सके, कस्टमर से क्या हो सके, वो आगे निकल सके। अब सेम ही प्रोडक्ट दो अलग अलग कंपनीज बना रही है, तो कुछ ना कुछ एक कंपनी के प्रोडक्ट में ऐसा होना चाहिए जिससे कि क्या हो, कस्टमर उनके प्रोडक्ट की तरफ क्या हो, ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को वो परचेज़ करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चीज़ें क्या हो सके, ऐड की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटीज़ उसमें हो। तो मार्केटर जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकता है अलग अलग लेवल्स पे, प्रोडक्ट के अलग अलग लेवल्स से, और लोगों को क्या कर सकता है, ऑफ़र कर सकता है। जैसे कि कोर बेनिफिट दे सकता है। कोर बेनिफिट का मतलब हो गया कि जैसे कार कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, वो क्या कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे सकती है कार जो कंपनी है, वैसा करेगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि मान लीजिए जो फंडामेंटल और बेसिक बेनिफिट होता है कस्टमर का, वो क्या होता है कि वो जो चीज़ खरीद रहा है उससे वो क्या कर सके कि उसको कुछ ना कुछ बेसिक बेनिफिट मिले। अब ऐसा तो नहीं कि हम कोई सामान खरीद लिया, हमको सिर्फ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई यूज़ में नहीं आ रहा, तो वैसा सामान तो हम नहीं खरीदेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग वैसा देखते हैं जिससे हम क्या हो, कम से कम एटलीस्ट बेसिक बेनिफिट तो मिले, कोर बेनिफिट तो हम लोगों को मिलना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हो जाता है कि जो कार कंपनी है वो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे रही है, तो क्या वो एक तरह से अच्छा चीज़ है। दूसरा अगर हम लोग बात करें दूसरा लेवल की, तो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज से हम क्या एक्सपेक्टेशंस होता है कस्टमर का, कि कस्टमर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी चीज़ वो खरीद रहे हैं वो क्या हो, उसमें उनको कंफर्टेबल हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि कस्टमर कार ही खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, कार ही खरीद रहा है। अब कार ऐसा तो नहीं है कि कैसा भी ले लेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, कार खरीदने में जो ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग करने में क्या होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होने चाहिए। साथ ही साथ उसका एवरेज भी बेटर होना चाहिए, अच्छे शेप का, अच्छा स्टाइल का होना चाहिए। मतलब हम लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं हम लोग का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होता ही है। अब कार खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैठने में कंफर्टेबल होना चाहिए, उसका एवरेज अच्छा देना चाहिए, अच्छा शेप में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। वैसे अगर मान लीजिए हम लोग कपड़ा भी खरीदने जाते हैं, तो कपड़ा खरीदते टाइम हम लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्ट का क्वालिटी देखते हैं, उसका डिज़ाइन देखते हैं, फिर अपने साइज़ के हिसाब से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमको उस प्रोडक्ट में हमको वो चीज़ मिलना चाहिए। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो जैसे कार का ही एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कार जैसे हम लोग खरीद लिए, तो कार खरीदे तो जाहिर सी बात है हम लोग इंश्योरेंस भी कराएंगे। फिर हम लोग को क्या चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए कि मान लीजिए अगर आगे जाकर कार ख़राब होता है तो हमको क्या चाहिए, सेल सर्विस भी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी का हम लोग कार खरीद रहा है और हमको ये सारा बेनिफिट वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ इंश्योरेंस भी वो दे रहा है, साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहा है, फ्री सीट कवर भी दे रहा है, ये सारा कुछ अगर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे और कॉम्पिटिटर से क्या होगा, वो कंपनी आगे निकलेगा, मतलब कॉम्पिटिटर से वो विन कर जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। आखिर प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि उसके क्वालिटी के बारे में, उसके डिज़ाइन, उसके पैकेजिंग, ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। तो जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट मिक्स में आता है वो होता है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। क्या होता है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, ASSORTMENT, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे हिंदुस्तान लीवर है, वो क्या करता है, सोप में भी डील करता है, डिटर्जेंट में भी डील करता है, टी में भी, टूथपेस्ट में भी, ये सारी चीज़ों में क्या करता है, डील करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही कंपनी है या एक ही ब्रांड है, वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, वो ऑफ़र कर रहे हैं मार्केट में। जैसे मान लीजिए कोई फर्म जो है वो स्टार्ट करता है अपना मार्केटिंग ऑपरेशन, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, वो जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे के वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है।
अब जैसे सपोज़ कीजिए कि जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी है वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में ही अगर 10 प्रोडक्ट लेकर के आएगा तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होता है कि वो प्रोडक्ट नहीं चल पाए मार्केट में, कस्टमर्स चीज़ से सेटिस्फाइड ना हो। पर क्या है, अगर पहला प्रोडक्ट लाएगा, अगर पहला प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाइड है, तब वो धीरे धीरे क्या करेगा, नया नया प्रोडक्ट और लॉन्च करते जाएगा, नया नया प्रोडक्ट और ऑफर करेगा कम जो कस्टमर है उनको। तो क्या होता है, स्टार्ट करते हैं वो सिर्फ एक प्रोडक्ट से, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं अपने एक्टिविटीज़ को, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्या करते हैं अपने मार्केट में लेकर के आते हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्रांडिंग। ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांड जो है किसी भी प्रोडक्ट का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रांड नेम होता है, सिंबल के थ्रू या डिज़ाइन के थ्रू किया जाता है। एक तरह सिर्फ एक आइडेंटिटी ही नहीं होता ये सेलर या प्रोड्यूसर का, बल्कि वो ये बताता है कि कंपटीटर का प्रोडक्ट से अब वो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कितना सुपीरियर है, ये भी चीज़ वो बताता है। ब्रांडिंग जो आइडेंटिफिकेशन मार्क से कई ज़्यादा हो जाता है। ये एक तरह का सेलर का प्रॉमिस होता है जो कि वो डिलीवर करता है अपने कस्टमर को कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, अच्छे क्वालिटी का है। और साथ ही साथ जो बायर है उनका एक्सपेक्टेशंस को भी वो क्या करता है, पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है कस्टमर्स को भी। तो ब्रांड के थ्रू क्या होता है कि कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उनको खरीदना है और कौन सा प्रोडक्ट उनको नहीं खरीदना। जैसे ब्रांड से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ब्रांड। ब्रांड जैसे क्या हो गया, सर्फ हो गया, डेटॉल हो गया, नाइक हो गया। एक तरह से क्या है, वो सिंबल्स उसका अलग अलग यूज़ किया जाता है, नाम अलग अलग है। फिर ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो ब्रांड नेम क्या है, डेटॉल है, सर्फ है। ब्रांड एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सिंबल में भी, सिंबल के फॉर्म में भी होता है, ब्रांड नेम के फॉर्म में भी होता है। फिर आता है ब्रांड मार्क। क्या होता है ब्रांड मार्क, जैसे एयर इंडिया का ब्रांड मार्क क्या है, महाराजा का साइन है। पेप्सी का साइन क्या हो जाता है, रेड और ब्लू कलर का वहाँ पे बॉल होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। फिर नाइक जो है कंपनी, उनका साइन क्या है, उनका साइन एरो का है। तो ऐसे क्या होता है, ब्रांड मार्क भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड मार्क। तो ट्रेड मार्क क्या होते हैं, एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन होते हैं, लीगल प्रोटेक्शन जिसको दिया जाता है। जैसे कि ट्रेडमार्क है, मतलब मेरा ही कंपनी का वो ओरिजिनल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ पढ़े थे ब्रांड के बारे में, ब्रांड से रिलेटेड हम लोग पढ़े थे ब्रांड, जिसमें कि हम लोग सिंबल के बारे में पढ़े थे, ब्रांड नेम पढ़े थे, ब्रांड का मार्क पढ़े थे, और साथ ही साथ हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, ट्रेड मार्क। ये सारा कुछ किस में आ गया था, ब्रांडिंग में आ गया था। तो ब्रांड जो नेम होता है वो हमेशा शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, इजीली प्रोनाउंस करे वैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ सजेस्टिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं और जो ब्रांड का नेम है उससे वो मेल ही नहीं खाता, जस्ट अपोजिट ही है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे उजाला, उजाला मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस, जो कि कपड़ा धोने के लिए यूज़ होता है। हेयर एंड केयर है, तो हम लोग को नाम से समझ में आता है वो क्या है, हमारी हेयर की केयर करता है। और जो ब्रांड नेम होता है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा नहीं, और हाँ, ब्रांड नेम रखते समय ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसका अलग 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 कंट्रीज़ में जो लैंग्वेज यूज़ होते हैं उसमें क्या क्या मीनिंग निकल के आता है। ऐसा नहीं कि आप इसका, जैसे कोई नाम है हिंदी में उसका मीनिंग सही निकल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि स्पेनिश में उसका मीनिंग कुछ और ही निकल के आता है, या इंग्लिश में उसका मीनिंग कुछ और निकल के आता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि जो ब्रांड नेम सजेस्ट होता है या ब्रांड नेम जो रखा जाता है वो अलग अलग लैंग्वेज में उसका क्या मीनिंग होता है, और उस तरह के ब्रांड नेम को अवॉइड करना चाहिए जो कि अलग लैंग्वेजेस में उसका मेल नहीं खाता हो, अच्छा ना लगे। क्लियर। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करता है, इंट्रोडक्शन करने में इजी हो जाता है अगर आपके पास ब्रांड नेम है तो। साथ ही साथ वो कस्टमर्स को क्या करता है, बताता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, अपना स्टेटस बताता है, अपना क्वालिटी को भी वो बताता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े किसके बारे में, हम लोग यहाँ पे पढ़े सबसे पहला ब्रांडिंग के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पैकेजिंग के बारे में। क्या है, पैकेजिंग। तो आखिर पैकेजिंग होता क्या, पैकेजिंग का मतलब होता है, जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट को पैक करना। जैसे कोक जो है वो किस में आता है, बॉटल में आता है, टाइड जो है वो बैग में आता है, बिस्किट रैपर में आता है, ऑयल क्या होता है, जार में आता है। तो पैकेजिंग जो है वो बेसिक एक्टिविटीज़ होता है किसी भी कंपनी का। उसमें क्या होता है, रैपर, कंटेनर या बैग में कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग पैक करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो लेवल्स होता है पैकेजिंग का वो 3 लेवल में होता है। पैकेजिंग हमेशा 3 लेवल में होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी लेवल, जहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज की जो पेस्ट है, पेस्ट सबसे पहले क्या होता है, ट्यूब में रहता है। फिर सेकेंडरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में उसको क्या किया जाएगा, कार्डबोर्ड का जो बॉक्स आता है उसमें हम लोग के पास आता है कि नहीं। जैसे आप लोग कभी भी पेस्ट खरीदते हैं तो क्या होता है, कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, उसमें पैक होकर आता है। फिर लास्ट में क्या होता है, ट्यूब रहता है जिसमें से आप अपना पेस्ट निकालते हैं। और थर्ड हम लोग बात करते हैं तो
उसको बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जैसे कि मान लीजिए कहाँ पे जो गुड्स है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, वहाँ से अगर आप कंजम्पशन तक लेकर के आएंगे या शॉपकीपर तक लेके आएंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में उस समय क्या होगा, एक बॉक्स का यूज़ किया जाएगा, एक अच्छा बॉक्स का यूज़ किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के टाइम के लिए या इसको स्टोर करने के लिए। तो एक तरह से 3 स्टेप होता है। सबसे पहला प्राइमरी, जहाँ पे जिस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैच बॉक्स, वो क्या होता है, एक बॉक्स में आता है। तो वो क्या अगर हम लोग माचिस का बॉक्स ही निकाल देंगे तो उसको रख सकते हैं नहीं। और टूथपेस्ट है, मान लीजिए उसका पेस्ट पूरा निकाल ही ले बिना ट्यूब के रखना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट हो जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग, जहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को बॉक्स में लेकर के आते हैं। जैसे कार्डबोर्ड का बॉक्स हम लोगों को पेस्ट खरीदते टाइम दिया जाता है। और नेक्स्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जिसमें कि क्या होता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे जो भी कंटेनर में रखा जाता है या तो स्टोरेज करने के टाइम चीज़ में रखा जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि पैकेजिंग कर दिए तो उसमें हम लोगों को सेल्फ सर्विस मिल जाता है, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो जाता है। साथ ही साथ क्या है, हेल्थ और सैनिटेशन जो है उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। अगर गुड्स अच्छी तरह से पैक्ड है तो वो क्या होंगे, अच्छा होगा। अगर मान लीजिए गुड्स ओपन है तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने लायक नहीं होगा, हाइजीनिक नहीं होगा। तो इसलिए पैकेजिंग से क्या होता है, हेल्थ और सैनिटेशन का जो स्टैंडर्ड है वो भी राइज होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला ये होता है कि गुड्स को, प्रोडक्ट को जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है इंसेक्ट से, ब्रेक होने से, मॉइस्चर से, रेन से, सन से, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ क्या होता है, आइडेंटिफाई करने में भी वो हम लोगों का हेल्प करता है और कन्वीनियंस भी होता है। और साथ ही साथ पैकेजिंग जो है ना वो एक साइलेंट सेल्समैन होता है, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में अब मैंने आपको बताया था कि एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है पैकेजिंग। क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ जो भी नेसेसरी होता है वो लिखा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का प्रमोशन भी होता है। क्लियर है इतना। अब हम लोग पहले पढ़े थे ब्रांडिंग के बारे में, दूसरा हम लोग कवर कर लिए पैकेजिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है लेबलिंग। क्या है, लेबलिंग। अब लेबलिंग के बारे में बात करते हैं। लेबलिंग का मतलब होता है कि कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क पुट करना। क्या करना, आइडेंटिफिकेशन मार्क को पुट करना किसी भी प्रोडक्ट में, आइडेंटिफिकेशन मार्क को पुट करना। लेबल जो होता है वो क्या होता है, कैरियर होता है इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि ये बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, क्या क्या कंटेंट्स है प्रोडक्ट में, कब उसका एक्सपायरी है, कब मैन्युफैक्चर किया गया था, बाकी के जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे उसका वेट क्या है, प्राइस क्या है, तो ये सारा कुछ क्या होता है उसमें मेंशन किया हुआ होता है। तो लेबल्स जो है वो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ अटैच होते हैं ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन कस्टमर को पहुंचा सके। इन डिटेल्स के अलावा बहुत सारे और भी एसेंशियल डिटेल्स दिए रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग देना है तो वो भी क्या होता है, जो कि एसेंशियल होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जो अगर किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी इसमें दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए टोबैको है, लीगर है, तो इस सब में क्या होता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग दिया जाता है कि इट्स कंजम्पशन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इसका सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये सारा कुछ क्या होता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बताते हैं, उसके कंटेंट को बताते हैं, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है, ग्रेड करने में इजी हो जाता है, प्रमोशन का काम भी करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है लोगों को। क्लियर है। तो ये हम लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिएगा। अब वीडियो अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे सेकंड यहाँ पे है हम लोगों का प्राइस। अब जानते हैं प्राइस के बारे में। जो प्राइस होता क्या है, प्राइस जो है वो एक वैल्यू होता है जो कि बायर जो है पे करता है, जो भी सेलर से वो सामान लेता है उसके बदले में, चाहे वो प्रोडक्ट ले चाहे वो सर्विस ले, उसके बदले में जो बायर पे करता है सेलर को, वही होता है प्राइस। तो प्राइस जो है वो एक क्रूशियल एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि कस्टमर जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने एलिमेंट को लेकर के। तो हर हल्का सा भी वेरिएशन होगा ना प्राइस में, तो कस्टमर क्या होंगे, तो उसके कॉम्पिटिटर के पास भाग जाएंगे। जैसे मान लीजिए पेप्सी है, ठीक है, पेप्सी का प्राइस जो है ₹18 है। अब वो क्या किया, अपना प्राइस को बढ़ा करके 19 रुपीज़ कर लिया। क्या क्या, 1 रुपया बढ़ा दिया। और कोक जो है पहले भी 18 था और अभी भी 18 है। ठीक है, ये था पेप्सी और ये था कोक।
तो कस्टमर क्या होंगे, कस्टमर यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, इनके जो कस्टमर थे वो तो यहीं रहेंगे, लेकिन जो इसके कस्टमर थे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो हल्का सा भी अगर चेंजेस आता है प्राइस में तो कस्टमर क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कॉम्पिटिटर पे। तो ये चीज़ का भी कंपनी में ध्यान रखा जाता है, मार्केटर जो है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो प्राइसिंग का डिसीजन हो वो बहुत ही ज़्यादा केयर और कॉशन के साथ लिया जा सके। तो प्राइस जो है वो उस चीज़ से मैच करना चाहिए जो ऑफ़र पब्लिक को दिया जा रहा है, जो ऑफ़र जो है वो कस्टमर को दिया जा रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोक का प्राइस 18 है, अब मान लीजिए हम ऐसा भी तो नहीं कर सकते कि इसका प्राइस जो है डायरेक्ट या तो घटा के 8 कर दे या तो इसी का प्राइस बढ़ा करके 28 कर दे। अब ये भी नहीं है, तो जैसा प्रोडक्ट होगा, जैसा सर्विस होगा, उसी के अकॉर्डिंग मिलता जुलता क्या होना चाहिए, उसका प्राइस होना चाहिए। प्राइसिंग जो है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग इसको मेज़र करते हैं, जो कि क्या होता है, एक मॉनेटरी सेक्रीफाइस होता है बायर का, जो कि बायर मेक्स करता है जब वो क्या करता है, गुड्स खरीदता है तब, या प्रोडक्ट खरीदता है तब। क्लियर है। तो प्राइस जो है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अलग अलग नामों से भी उसको बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, क्या पे करते हैं, ट्यूशन फ़ी, तो है तो वो प्राइस ही, पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन के लिए पे करते हैं तो ट्यूशन फ़ी हो गया। वही अगर मान लीजिए कि हम लोग रोड को यूज़ करने का प्राइस जो है वो पे करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोल टैक्स बोलते हैं, हम लोग टोल देते हैं, जाहिर सी बात है। अगर जॉब कर रहे हैं तो उसका जो हम लोगों को प्राइस मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। कोई घर में रह रहे हैं, किसी का घर में हम लोग रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। तो प्राइस जो है उसको अलग अलग नामों से हम लोग बोल सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर जो प्राइस मिक्स है वो क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया, अब प्राइस मिक्स क्या होता है। तो प्राइस मिक्स होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि लिया जाता है प्राइस को फिक्स करने के लिए। किसी भी कमोडिटी का जब हम लोग प्राइस फिक्स करते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग प्राइस मिक्स बोलते हैं। तो ये डिसीजन किससे रिलेटेड होता है, सबसे पहले कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। सबसे पहला चीज़ ये चीज़ ध्यान में रखा जाता है कि कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है, साथ ही साथ उसका डिमांड क्या है। उस प्रोडक्ट का अगर डिमांड ज़्यादा है तो आप प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगर डिमांड ही कम है तो आपको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसका हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है प्राइस फिक्स करने से पहले। जैसे कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला आता है क्या है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस को डिसाइड करने के लिए। अगर मान लीजिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो क्या है, प्राइस को हाई कर लीजिए। लेकिन अगर कंपनी जो है उनका सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि प्राइस को कम करेंगे, तभी ना सेल्स ज़्यादा होगा। अगर प्राइस कम होगा तब सेल्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो जाहिर सी बात है प्राइस जो है वो हाई रहेगा। लेकिन अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो प्राइस उनको कम करना पड़ेगा ताकि उनका सेल्स जो है वो बढ़ सके। और उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि वो मार्केट में बिग शेयर को कैप्चर कर सकेंगे। फिर होता है प्रोडक्ट का कॉस्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट का कॉस्ट बनाने में जो खर्चा हो वो निकल जाए। मान लीजिए प्रोडक्ट को बनाने में कितना रुपीज़ लगा, प्रोडक्ट को बनाने में लगा 50 रुपीज़, तो एटलीस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए या 50 रुपीज़ होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगा वो क्या होना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। तो जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यह चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हम लोगों का क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपीज़, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, जो भी हम लोग मशीन का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में या फिर जहाँ पे फैक्ट्री है, तो वो सब चीज़ें क्या, लेबर का कॉस्ट हो गया, रेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये सारे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि क्या होगा, कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट इतना होना चाहिए कि वो ये कॉस्ट को कवर कर सके। अगर मान लीजिए कंपटीशन जो है वो हाई है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस तो कम करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आप वेरिएबल कॉस्ट जो है आप उसको पूरा कीजिए। फिक्स कॉस्ट को आप उस केस में इग्नोर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आप वेरिएबल कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्राइस कम भी रखते हैं तो कम से कम प्राइस इतना होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट जो आपका लगा है वो आपका निकल जाए, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो आपका निकल जाए। फिर आपको नेक्स्ट ध्यान में रखना है कि कंपटीशन कितना है उस प्रोडक्ट का मार्केट में। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो उस केस में आपको प्राइस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर है ही नहीं आपके उतने ज़्यादा, कुछ ही कॉम्पिटिटर है, तो आप उस केस में प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। तो आपको इस चीज़ में ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है वो कितना है और आपके कॉम्पिटिटर्स कितने ज़्यादा हैं। क्लियर है। फिर साथ में आता है कस्टमर का डिमांड और यूटिलिटी। अगर कस्टमर का डिमांड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्राइस रख सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर का डिमांड कम है तो उस केस में आपको प्राइस को भी कम करना ही पड़ेगा। अगर डिमांड ही नहीं है और आप प्राइस हाई कर देंगे तो लोग आपका प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करने वाले। साथ ही साथ गवर्नमेंट के भी कुछ लीगल रेगुलेशंस होते हैं, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो जनरल पब्लिक है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करके रखी है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या की है कि जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल करके रखी है। जैसे कि मान लीजिए जो कॉमन यूटिलिटीज़ है, जैसे कि कुछ एसेंशियल फूड आइटम्स हो गया, एलपीजीज हो गया, तो वो सब चीज़ों में ये है कि आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते या फिर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं लगा सकते। जैसे जो भी हम लोगों का जो बेसिक प्रोडक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसका प्राइस आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर होता है मार्केटिंग मेथड जो यूज़ किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो क्या होता है, बहुत सारे टेक्निक्स अफेक्ट होते हैं उससे। जो मार्केटिंग है वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रमोशन तो होता ही हर प्रोडक्ट का, तभी ना जा करके क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा। तो इस अगर मान लीजिए कंपनी जो है वो इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट को यूज़ कर रहा है जिससे कि वो अपना सेल्स को बढ़ाए, तो उसके लिए उसको प्राइस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट वो टीवी पे दिखा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट में क्या हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चा को कहीं ना कहीं तो रिकवर करेगा, तो उसके लिए वो प्राइस को ज़्यादा कर सकता है। लेकिन अगर वो उतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो अपना प्राइस को कम कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है या बहुत सारे मार्केटिंग मेथड जो है वो उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, प्राइस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पैकिंग किस तरह का हो रहा है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किस तरह का सेल्समैनशिप है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज क्या है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके ही प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। क्या है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़? तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइस स्कीमिंग। क्या होता है? प्राइस स्कीमिंग। और दूसरा होता है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। तो प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, नया नया मार्केट में जब इंट्रोड्यूस होता है या नया प्रोडक्ट बन करके आता है, तो उस समय क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो मार्केट में सेटअप हो जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस वो कम कर देता है। जैसे कि मान लीजिए सोनी टीवी है या सोनी कंपनी है, वो क्या करते हैं, जब वो मार्केट में नया टेक्नोलॉजी लाती है, लॉन्च करती है, इंट्रोड्यूस करती है, तो उस समय क्या होता है, प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उस समय क्या होता है, प्राइसेस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि जब वो धीरे धीरे क्या होता है, पुराना होते जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्राइस को घटा देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। प्राइसिंग डिसीजन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्राइसिंग स्कीमिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट लॉन्च करने समय प्राइस ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे जा करके प्राइसिंग कम होते जाता है। बात करते हैं पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग में प्राइस क्या रहेगा, लो रहेगा। जैसे ही वो क्या करेगा, प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा कैप्चर कर लेगा, मार्केट में अपना अच्छा शेयर पकड़ लेगा, तो उस समय क्या होगा, प्राइस को वो ज़्यादा कर देता है। मतलब प्राइस स्कीमिंग में पहले ज़्यादा होता है प्राइस, फिर कम हो जाता है। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग में क्या होता है, पहले प्राइसिंग जब इनिशियल स्टेज होता है, प्राइसिंग लोअर होता है। जैसे जैसे वो लार्जर मार्केट शेयर को वो कैप्चर कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट का प्राइस वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस की अगर हम लोग बात करें तो प्लेस का मतलब होता है सेट ऑफ डिसीजन जो कि लिया जाता है कि हम लोगों को कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है अपने कस्टमर को। या प्लेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मान लीजिए कि कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा राइट समय में, राइट प्लेस पे, तो क्या होगा, कस्टमर उस चीज़ को, प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर पाएगा। तो प्लेस एलिमेंट जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे गुड्स जो है वो प्रोडक्शन के प्लेस से ले करके क्या होते हैं, प्रोडक्शन के प्लेस से ले जा करके कंजम्पशन के प्लेस तक ले जाया जाता है। बात करते हैं प्लेस मिक्स के बारे में। क्या बात करते हैं, प्लेस मिक्स के बारे में। प्लेस मिक्स क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का
होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है जैसे कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकेंड हो जाता है फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड। क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी पर्सन होते हैं या जो भी मिडिल मैन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। गुड्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, पूरे कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है वो फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि प्रोड्यूसर जो है वो अपने ही जा करके सारा गुड्स को बेचेगा। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि प्रोड्यूसर यहाँ पे है, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं कि प्रोड्यूसर जहाँ पे है सिर्फ उसी के लोकेलिटी में वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा, ये भी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि टी जो है वो दार्जिलिंग में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पर क्या होता है, दार्जिलिंग असम में होता है, पर चाय ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दार्जिलिंग और असम के लोग ही पीते, जाहिर सी बात है पूरे देश में हर कोई चाय पीना पसंद करता है। तो चाय को प्रोड्यूसर ही अलग अलग जगह पे लेके जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, मिडिल मैन का होना ज़रूरत होता है। कौन किसका होना चाहिए, मिडिल मैन का होना चाहिए। तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, फर्म है, इंडिविजुअल है, वो क्या करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं या मैन्युफैक्चरर से कंजम्पशन तक ले जाने का काम करते हैं। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, 3-4 तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। ये एक सिंपल सा प्रोसेस हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आपको अब मिडिल मैन ही नहीं रखना है, तो अब उसमें क्या होगा, डायरेक्ट कंज्यूमर है यहाँ पे है। अब कंज्यूमर ही जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास, अलग अलग कंपनी का। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर को चीनी चाहिए तो वो क्या करेगा, शुगर का मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। फिर क्या चाहिए, टी चाहिए तो टी का मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। फिर मान लीजिए उसको चावल चाहिए तो राइस का मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। और मिडिल मैन रहेगा तो क्या होगा, कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, रिटेलर के पास जाएगा। क्योंकि ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है कि कंज्यूमर जो है वो हर चीज़ का मैन्युफैक्चरर के पास जाए। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो साउथ में रहता है, उसको चाय पीना है। अब चाय पीने के लिए वो आसाम में दार्जिलिंग तो नहीं जाएगा, क्योंकि वहीं पे प्रोड्यूस होता है। तो आसाम और दार्जिलिंग तो नहीं जाएगा वो चाय खरीदने के लिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरत है मिडिल मैन का, जो कि क्या करेगा, गुड्स को प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक का जो सफ़र है उसको पूरा करने में वो हेल्प करेगा। क्लियर इतना इससे। लेकिन क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर गुड डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो आपको प्राइस कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस से होकर के आता है, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हर कोई अपना उसमें क्या करेगा, पैसा इन्वॉल्व करेगा। चाहे जितने भी मिडिल मैन बीच में इन्वॉल्व होंगे वो सब क्या करेंगे, अपना अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उससे भी कुछ इनकम अर्न ज़रूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग कितने चैनल ऑफ लेवल से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है ज़ीरो लेवल। क्या है, ज़ीरो लेवल। अब ज़ीरो लेवल क्या होता है, ज़ीरो लेवल में कुछ नहीं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, कोई बीच में नहीं। कस्टमर जो है वो मैन्युफैक्चरर से सारा सामान ले लेगा। अब सेकंड होता है इनडायरेक्ट लेवल। इनडायरेक्ट लेवल, अब इनडायरेक्ट लेवल में क्या होता है, इसमें 2 तरह से चीज़ें आती है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। पहला तो ये हुआ। दूसरा है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर। तो ये इनडायरेक्ट लेवल में 2 तरह से हम लोग ये चीज़ों को कर सकते हैं। अब तीसरा आता है 3 लेवल चैनल्स। क्या होता है, 3 लेवल चैनल। अब 3 लेवल चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, फिर एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट जो होता है वो होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कस्टमर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सामान लेंगे तो आपको प्राइस सपोज कीजिए 2 रुपीज़ का पड़ता है, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर तक लेते हैं तो आपको क्या होगा, इसका प्राइसिंग 3 रुपीज़ हो जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर करते हैं तो मान लीजिए इसका प्राइसिंग जो है वो 5 रुपीज़ हो गया। और वही अगर मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर, तो इसका प्राइसिंग जा करके क्या होता है, 10 रुपीज़ हो जाता है। तो जितना लंबा चैनल होगा उतना ज़्यादा ही प्रोडक्ट का प्राइस हो जाएगा। आप जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि उस प्रोडक्ट का वैल्यू लाइन, उसका प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर क्या है प्रोडक्ट का, पेरिशेबल है कि नॉन पेरिशेबल है, वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर सेकंड हो जाता है, पहला क्या है, प्रोडक्ट रिलेटेड। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कंपनी रिलेटेड, जैसे कि कंपनी का फाइनेंस कितना है। अगर मान लीजिए कंपनी के पास अच्छा खासा फाइनेंस है तब तो वो क्या करेगा, डिफरेंट लेवल ऑफ चैनल को
अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट इतना ज़्यादा चैनल को वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हो जाता है कॉम्पिटिटर्स फैक्टर, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कॉम्पिटिटिव फैक्टर मतलब क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर जिस तरह का चैनल को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटर्स जो है वो चूज़ किए डिटर्जेंट को बेचने के लिए बिग रिटेल हाउस को यूज़ किए, ठीक है। बिग रिटेल हाउस के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, अपना डिटर्जेंट पाउडर को सेल कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन जो है वो सेलेक्ट कर सकता है कि वो सेल्समैन को अपॉइंट कर सकता है कि आप जाकर के डोर टू डोर क्या कीजिए, सेल्स कीजिए अपना प्रोडक्ट को, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, ज़्यादा प्रोडक्ट का सेल बढ़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर। क्या बोल सकते हैं, मार्केट रिलेटेड फैक्टर कि मार्केट का नेचर कैसा है, साइज़ क्या है, जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, क्वांटिटी कैसा है परचेज़ करने का। मान लीजिए अगर लोग बल्क में परचेज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप चैनल यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो कस्टमर है वो आपका सामान रिटेल में 1 या 2 पीस खरीद रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपना जो चैनल है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर यहाँ पे हो जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि डिप्रेस्ड इकोनॉमी चल रहा है तो शॉर्टर जो चैनल है उसको हम लोग प्रेफर कर सकते हैं अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रमोशन के बारे में कि आखिर हम लोग प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, प्रमोशन आखिर होता क्या है। तो प्रमोशन जो होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का जिसमें कि लोगों को कम्युनिकेट करने का जितना भी एक्टिविटीज़ होता है वो सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे कि क्या हो सके कि सेल्स बढ़ाया जा सके। क्योंकि लोगों के साथ अगर अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, तभी वो क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका सेल्स जो है वो बढ़ जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर प्रमोशन मिक्स क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग मिक्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जानते हैं प्रमोशन मिक्स क्या होता है। मतलब जो भी डिसीजंस प्रमोशन से रिलेटेड होता है गुड्स और सर्विसेज के सेल्स में, उसको हम लोग प्रमोशन मिक्स बोलते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं प्रमोशन मिक्स में, जैसे कि कौन सा मीडिया हम लोग को यूज़ करना है अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए, कौन सा प्रमोशन टेक्निक्स का यूज़ करना है, कौन सा पब्लिसिटी मेजर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा टूल्स होता है, बहुत सारा एलिमेंट्स होता है प्रमोशन का, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोट कर सकते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं प्रमोशन के। सबसे पहला होता है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन, थर्ड हो जाता है पर्सनल सेलिंग, और फोर्थ है पब्लिक रिलेशन। क्या है, पब्लिक रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें होती हैं। क्या एडवर्टाइजमेंट तो आप लोग सब जान ही रहे हैं, आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, नेट यूज़ करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो यूट्यूब में भी क्या है, बीच बीच में वीडियोज़ का एडवर्टाइजमेंट देता है। आप टीवी देखते हैं तो वही क्या है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो ये क्या है, एक पेड फॉर्म होता है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का, जहाँ पे क्या होता है, आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है कोई भी एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा। तो ये क्या होता है, इंटरपर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे लोगों को बताया जाता है और वो क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं अपने तरफ, कि कस्टमर क्या कर सके कि वो प्रोडक्ट को वो परचेज करे। तो ये क्या होता है, पेड फॉर्म में होता है, इन पर्सनलिटी होता है इसमें, और सारे सारे आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू ये किया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा, टीवी ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही लोग या 10 लोग ही देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया या हर जगह क्या होता है, लोग टीवी देखते ही है। तो इससे क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ पीपल के पास वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पहुंच सकता है। सारे सारे लोगों के पास चॉइस होता है। एडवर्टाइजमेंट आप वीडियो के थ्रू कीजिए, ऑडियो के थ्रू कीजिए, विजुअल ऑडियो के थ्रू कीजिए, प्रिंट मीडिया के थ्रू कीजिए, बहुत ज़्यादा चॉइसेस होते हैं। सारी सारी एक्सप्रेसिव भी होता है, और ये क्या करते हैं, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। लेकिन बात ये है कि ये फोर्सफुल इतना ज़्यादा नहीं होता है, इफेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं होता है, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कौन सा मीडिया को चूज़ करें। क्योंकि बहुत बार ये चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग गलत मीडिया को चूज़ करते हैं तो हम लोग अपने टारगेट मार्केट में अच्छी तरह से नहीं निकल पाएंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और साथ ही इसमें ये भी होता है कि हम लोगों के पास अच्छी तरह से फीडबैक नहीं आ पाता। अब टीवी देख रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हर कोई जा जाकर उनको फीडबैक देगा, तो उनको उस तरह से फीडबैक नहीं मिल पाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं सेल्स प्रमोशन के बारे में। क्या आखिर सेल्स प्रमोशन होता क्या है। तो सेल्स प्रमोशन होता है शॉर्ट टर्म यूज़ होता है किसी भी इंसेंटिव्स का या अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का,
जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कस्टमर को कि वो उनके प्रोडक्ट को क्या कर सके, बाय कर सके। तो जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक है वो बहुत तरह से यूज़फुल होता है। जैसे ये शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट डालता है। स्टॉक क्लियरेंस के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, सेल्स प्रमोशन होता है। ठीक है, अगर स्टॉक क्लियरेंस जैसे कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे देखिएगा या ऑनलाइन क्या होता है, स्टॉक क्लियरेंस आता है कि आप इस चीज़ को जितना प्राइस है उससे आप कम में ले जा सकते हैं। या फिर सेल लगता है दुकानों में भी, क्या होता है 50% का सेल है। जैसे अभी जाड़ा खत्म हुआ था, स्वेटर पे क्या होता है 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। तो एक तरह से क्या, ये भी सेल्स प्रमोशन का ही एक तरीका होता है। स्टॉक क्लियरेंस के नाम पे आप सेल्स प्रमोशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसका बहुत सारा जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है, कस्टमर पे किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग रिबेट दे सकते हैं कि मान लीजिए कोक का कंपनी है, वो अनाउंस कर दे कि आप 2 लीटर बॉटल लेके जाइए सिर्फ 35 रुपीज़ में। तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। अब मान लीजिए डिस्काउंट दे करके कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको 20 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ क्या है कि अगर ये हो जाएगा कि आपको रिफ़ंड दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, क्या ठीक है, वो क्या कर दी कि लेज़ है, मान लीजिए वो क्या कर दी कि अगर आप कि लेज़ में कुछ कूपन निकलता है तो आप इसको डालिए, आपको इसका इतना का रिफ़ंड मिलेगा। या फिर खाली पैकेट निकलता है तो आपको इतना का रिफ़ंड मिलेगा। कुछ भी तरह का वो रिफ़ंड डाल सकती है, या फिर वो प्राइस को भी कम कर सकती है। फिर कॉफ़ी मग है मान लीजिए, ठीक है, कॉफ़ी के साथ वो क्या करे, कॉफ़ी मग वो दे दी, शेकर आपको साथ में फ्री में दे रही है, टूथपेस्ट के साथ आपको ब्रश फ्री में मिल रहा है। तो इस तरह का वो चीज़ यूज़ कर सकती है कंपनी जो है वो यूज़ कर सकती है सेल्स प्रमोशन के लिए। फिर कॉन्टेस्ट ला सकती है, ड्रॉज लकी ड्रॉ कर सकती है। ये सारा चीज़ों का यूज़ करके वो सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा होता है कि वो अटेंशन ग्रैब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें क्या होता है, डिस्काउंट रहता है। या तो फिर जितना उसका क्वांटिटी होता है प्रोडक्ट का, वो क्या होता है क्वांटिटी इन्हांस कर देते हैं कि 50% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें दिया जाता है। जिससे ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक सेल्स प्रमोशन ही होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से शैम्पू का जो शैशे होता है, शैम्पू का जो बॉटल होता है, उसमें क्या होता है 20% एक्स्ट्रा लिखा हुआ था। तो ये भी क्या है, एक सेल्स प्रमोशन का ही जरिया होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि पर्सनली आप जा करके सेल कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है बायर और सेलर का सेल करने के लिए। तो इससे क्या होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है बायर और सेलर के बीच में, कन्विंस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पर्सनल सेलिंग है तो कौन कर रहा है, वो सेल्समैन कर रहा है। तो सेल्समैन भी अच्छा होगा तभी वो क्या कर सकता है, कस्टमर के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकता है, अच्छी तरह से उनको कम्युनिकेट कर सकता है, अच्छी तरह से उनको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो उसके लिए भी उसका अच्छा होना ज़रूरी है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक गुड सेल्समैन के। गुड सेल्समैन है तो उसका क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, तो कि उसका फिजिकल क्वालिटी सबसे पहले बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी तरह से वो ड्रेसअप होना चाहिए, क्लीन एंड टाइडी अपीयरेंस होना चाहिए, पोस्चर उसका अच्छा होना चाहिए। फिर सोशल क्वालिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो सोशल क्वालिटीज़ भी क्या होनी चाहिए, उसमें अच्छे होना चाहिए, ग्रीट करने का आदत होना चाहिए, थैंकिंग करने का आदत होना चाहिए, साथ ही साथ वो पोलाइटली भी बिहेव करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें मेंटल क्वालिटीज़ भी अच्छा होना चाहिए, जैसे एम्पैथी होना चाहिए, ईगो किसी भी तरह का ना होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इमेजिनेटिव इनफ होना चाहिए ताकि वो कस्टमर के माइंड को अच्छी तरह से समझ सके, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना सेल कर सके। फिर टेक्निकल क्वालिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिटी होना चाहिए, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ उसको ऑनेस्ट भी होना चाहिए, अच्छा याददाश्त होना चाहिए, मेमोरी पावर उसका अच्छा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ वो ट्रस्ट गैप कैप्चर कर सके, ट्रस्ट ले सके अपने कस्टमर का, वैसा वो होना चाहिए। क्लियर है इतना। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे अगर हम लोग बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा प्रमोशन का टूल है, फ्लेक्सिबल टूल है, एफर्ट का वेस्टेज बहुत कम होता है और कंज्यूमर का आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिल जाएगा। और यहाँ पे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा इस्टेब्लिश होता है। अब अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जाता है, एक्सपर्ट का एडवाइस मिलता है। क्योंकि अगर सेल्समैन ही है तो कस्टमर को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो डायरेक्टली उस कस्टमर जो सेल्समैन है उससे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। फिर क्या करता है, कस्टमर के नीड्स को वो सेटिस्फाई करता ही है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन है वो भी उनको मिल जाता है। साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि एक तरह का करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी होता है सेल्स पर्सन का, स्टैंडर्डाइजेशन को होता है प्रोडक्ट का, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी वो प्रोवाइड
करता है, क्योंकि सेल्समैन है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बात करते हैं पब्लिक रिलेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग का फोर्थ एलिमेंट था पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन जो है वो लास्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है पब्लिक के साथ एक पब्लिक रिलेशन बना करके रखना। मतलब कंपनीज जो है वो गुडविल क्यों बनाती, ताकि मतलब गुडविल का मतलब क्या होता है कि पब्लिक रिलेशन क्या है, अच्छा बना रहे। तो पब्लिक रिलेशन में क्या हो जाएगा, पब्लिक एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करना, पॉलिसीज़ जो है, जो प्रोसीजर्स है ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे पब्लिक का मतलब सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं होता, उसमें शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो जो फर्म का सक्सेस होता है, जो अचीवमेंट होता है, वो डिपेंड करता है हर एक पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट पे, हर एक पार्टीज़ का सपोर्ट पे। जैसे मान लीजिए कि फर्म जो है उनको क्या चाहिए, एक्टिव सपोर्ट चाहिए मिडिल मैन का, ताकि क्या हो सके कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। अब जो फर्म है उसका मिडिल मैन के साथ अच्छा बनता ही नहीं है, अच्छा रिलेशन ही नहीं है, तो क्या मार्केट में उस सर्वाइव कर पाएगा, ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ उसका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसके साथ भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो पैसा कौन देगा, अब पैसा ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसका हर कोई के साथ अच्छा रिलेशन बना हुआ होना चाहिए। तो इसका क्या एडवांटेज होता है, तो ये क्या कर सकता है कि जो पब्लिक का ओपिनियन है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ला सकता है। पब्लिक का क्या डिसलाइक है, क्या कंप्लेन है, वो पता लगा करके बता सकता है। गुडविल मेंटेन करने के लिए भी, इमेज बिल्डअप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो पब्लिक रिलेशन जो है वो हम लोग किस तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा टूल्स है जिससे पब्लिक रिलेशन को बनाया जा सकता है। जैसे कि न्यूज़ हो गया, फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी जो है वो न्यूज़ में कर दी कि वुमेन के लिए इतना % रिजर्वेशन है नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे, तो उससे क्या होगा, एक पब्लिक रिलेशन उसका अच्छा बन रहा है। फिर स्पीचेस जो है, स्पीच जो दे रहा है उसमें भी वो कर सकता है। इवेंट भी कर सकता है, इवेंट जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गया। फिर रिटर्न मटेरियल के थ्रू भी हो सकता है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, एनुअल रिपोर्ट, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, ब्रोचर्स, ये सब के थ्रू। साथ ही साथ पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ भी वो प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए चैरिटी सोर्स करा दे, वेलफेयर प्रोग्राम करा दे, फिर जो भी प्लांटिंग ट्रीज़ है ये सारा कुछ वो करवा दे, तो उससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रमोशन ही होगा। तो ये था टोटल मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड। किसी भी तरह का कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।